बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा मैं हूँ मोहम्मद यासिर। आज आप लोग के पास ईटा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। देखिए, हमारे बच्चे ईटा में ज़्यादातर कुछ गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से काबिल तरीन बच्चे भी ईटा में फ़ेल हो जाते हैं। और ईटा में मेहनत से ज़्यादा इसमें कुछ ट्रिक्स की ज़रूरत होती है, उन ट्रिक्स को समझना ज़रूरी है। आज मैं आपको बायो से रिलेटेड कुछ ट्रिक्स बताता हूँ। हमारे बच्चों की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि उनके जहन में होता है कि बायो तो बहुत इजी है और उसमें तो बहुत शॉर्टकट्स है, बस इजीली हम उसे रीड करके लास्ट 2-3 दिन में और वो कर लेंगे, ईटा के सारे एमसीक्यूज क्लियर कर लेंगे। तो आज मैं आपको सिर्फ बायो में कुछ ऐसे रीजन बताना चाहता हूँ कि आपको पता चल जाए कि सिर्फ एक सेंटेंस होगा और उसमें इतना फ़लसफ़ा होगा, उसे समझने के लिए आपको 1 घंटा और आप लोग के पास आधे घंटे की ज़रूरत होगी और इतने ज़्यादा ट्रिक्स होते हैं सिर्फ उस एक सेंटेंस में। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। सिर्फ एक सेंटेंस आपको बायोलॉजी का बता दूं, वो है बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में। बायोटेक्नोलॉजी में आप लोग के पास है जीन क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग में रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में फिर आप लोग के पास PBR 322 टॉपिक है। उसमें लास्ट अगर आप जुमला देखें तो उसमें एक वर्ड है आप लोग के पास एनएक्टिवेशन, एक वर्ड है। अब व्हाट इज इंजर्शनल इनएक्टिवेशन, इस जुमले का मतलब क्या है? तो इस जुमले का मतलब समझने के लिए बेटा हम इस तरफ आएंगे कि इसका मतलब क्या है। एक वर्ड है, इसे समझने के लिए बहुत ज्यादा ट्रिक्स की जरूरत होगी। तो ये असल में टॉपिक आप लोग को पता है कि जीन क्लोनिंग आप लोग के पास टॉपिक है। जीन क्लोनिंग आपको ये पता होना चाहिए कि जीन क्लोनिंग, पहले क्लोनिंग किसे कहते हैं? किसी भी चीज के मैनी एग्जैक्ट कॉपीज बनाने को क्लोनिंग कहते हैं। आप किसी चेयर के एग्जैक्ट कॉपीज बनाना चाहते हैं, इस मार्कर के आप एग्जैक्ट कॉपीज बनाना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड क्लोनिंग। अगर आप किसी जीन के मैनी कॉपीज बनाना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड जीन क्लोनिंग। फिर आपको पता है जीन क्लोनिंग के आप लोग के पास 2 तरीके हैं, एक रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और एक PCR है। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन विवो है, यानी ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, बैक्टीरिया वगैरह के अंदर, और PCR इन विट्रो है। ये 2 ईटा के पॉइंट है। फिर रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में आपने पढ़ा है, उसमें आप लोगों को मुख्तलिफ चीजों की जरूरत होती है। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में ये सारा टॉपिक मैं डिस्कस नहीं करता, ये बहुत लेंथी है। मतलब की बात की तरफ के इंजर्शनल इनएक्टिवेशन किसे कहते हैं? रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में सबसे पहले आप जीन ऑफ इंटरेस्ट ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर आप लोग के पास आप किसी जीन की कॉपीज बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो उस जीन की आपको जरूरत होगी ना, जिस जीन की आप कॉपीज बनाना चाहते हैं वो कहां से लेंगे? इसके लिए आपके पास 3 तरीके हैं। आप डायरेक्ट डीएनए से भी ले सकते हैं, डायरेक्ट कटिंग ऑफ जीन फ्रॉम द डीएनए विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका यह है कि मैसेंजर आरएनए से आप बना सकते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट with the help of reverse transcriptase enzyme। और तीसरा तरीका है आप लोग के पास थ्रू डीएनए सिंथेसाइजिंग मशीन। लेकिन इसमें सबसे बेस्ट वाला है वो मैसेंजर आरएनए से फॉर्मेशन है। क्यों बेस्ट है? इसके पीछे बहुत बड़ा फलसफा है, कभी वो भी हम डिस्कस करेंगे। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि इंजर्शन इनएक्टिवेशन किसे कहते हैं। आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट कहीं से भी हासिल कर लिया, सपोज आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट वो इंसुलिन जीन है, ये आपने 3 तरीकों में से किसी इस तरीके से किसी जगह से हासिल कर लिया। अब इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को आप इसके कॉपीज बनाना चाहते हैं, तो इसे आप लगाएंगे किसी वेक्टर के अंदर और उस वेक्टर को फिर आप एक एक्सप्रेशन सिस्टम तक पहुंचाएंगे। तो वेक्टर आप लोगों ने सुना है, हमारे पास वेक्टर बहुत सी चीजें हो सकती है मिसाल के तौर पर, लेकिन सबसे कॉमन वेक्टर जो हम यूज करते हैं, वेक्टर उस चीज को कहते हैं जिसके अंदर आप जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा दे। ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है, वेक्टर के अंदर आप जीन ऑफ इंटरेस्ट लगाकर फिर उसे बैक्टीरिया या किसी और एक्सप्रेशन सिस्टम तक आप पहुंचाएंगे और उस एक्सप्रेशन सिस्टम में वो प्लाज्मिड या वो वेक्टर डिवाइड होता जाएगा, तो उसके अंदर जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो भी डिवाइड होता जाएगा और इस तरह आपके पास एक जीन के मैनी कॉपीज बन जाएंगे। तो ये है आप लोगों के पास जीन क्लोनिंग। अब जीन ऑफ इंटरेस्ट तो आपने ले लिया, ये आप लोग के पास डिजायर जीन भी कह सकते हैं या जीन ऑफ इंटरेस्ट भी कह सकते हैं। ये तो आपने सपोज इंसुलिन जीन ले लिया। अब इसका आप क्या करेंगे? अब इसे आप किसी वेक्टर में लगाएंगे। सबसे कॉमन वेक्टर जो हम यूज करते हैं वो हम बैक्टीरिया से ले लेते हैं, बैक्टीरिया का स्मॉल सर्कुलर एक्स्ट्रा डीएनए, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर अपना एक जो क्रोमोसोम होता है उसका डीएनए होता है, वो अलग डीएनए है। एक बैक्टीरिया के अंदर स्मॉल सर्कुलर एक्स्ट्रा डीएनए होता है जिसे प्लाज्मिड कहते हैं, एक डीएनए वो होता है। हम वो प्लाज्मिड आमतौर पे एज अ वेक्टर यूज करते हैं, वो प्लाज्मिड। तो ये देखिए, ये प्लाज्मिड हमने ले लिया है एज अ वेक्टर। अब हम क्या करेंगे? एक स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम उठाकर
इस प्लाज्मिड में हम कट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कट। अब कट लगा दिया हमने, क्या इसमें थोड़ी सी जगह रह गई, अब उस थोड़ी सी जगह में हम क्या कर देंगे? ये जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा देंगे। जीन ऑफ इंटरेस्ट जब हम लगा दें तो ये फुली आप लोग के पास अटैच नहीं होता, बल्कि यहाँ एक बॉन्ड की ज़रूरत होती है। उसके लिए हम लाइगेज एंजाइम ऐड कर देते हैं, तो फुली आप लोग के पास ये जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाता है? इस प्लाज्मिड का पार्ट बन जाता है। ठीक है, अब हमारे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने प्लाज्मिड के अंदर इंसर्ट किया। आपको पता है इस टॉपिक का नाम रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्यों है? रिकम्बिनेंट डीएनए इसे क्यों कहते हैं? जब किसी डीएनए में आप लोग के पास या किसी बॉडी में या किसी न्यूक्लियर मटेरियल में या न्यूक्लिक एसिड में आपके पास दो ऑर्गेनिज्म के जीन हो, या किसी डीएनए में दो ऑर्गेनिज्म के जीन हो, इसे रिकम्बिनेंट कहते हैं। तो यहाँ एक प्लाज्मिड का जीन है और दूसरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, तो एक ही डीएनए में दो किस्म के जीन आ गए, यानी इस वजह से इस डीएनए को अब आप रिकम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। इस वजह से इस टॉपिक का नाम है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब बात को समझने की कोशिश करें। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट आपने प्लाज्मिड में इंसर्ट किया। अब आप क्या करेंगे? इस प्लाज्मिड को आपने दोबारा इस बैक्टीरिया तक पहुंचाना है। ये तो प्लाज्मिड मैंने बहुत लार्ज साइज बना दिया, असल में ये प्लाज्मिड बहुत स्मॉल साइज होता है, बहुत स्मॉल साइज। ये एक प्लाज्मिड है और उसके अंदर आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट सपोज लगा दिया। अब इस प्लाज्मिड को इस बैक्टीरियल सेल के अंदर पहुंचाना है। इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं इसे। प्लाज्मिड को जीन ऑफ यानी इस रिकम्बिनेंट डीएनए को बैक्टीरिया के अंदर तक पहुंचाना है, इसे ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। इसके लिए हमारे पास एक तरीका है। इस बैक्टीरिया को हम एक मीडियम में ले लेते हैं और इसके साथ एक केमिकल ऐड कर देते हैं जिसका नाम होता है कैल्शियम क्लोराइड। क्या है आप लोग के पास? कैल्शियम क्लोराइड। ईटा का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैल्शियम क्लोराइड इंक्रीज द परमेबिलिटी ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल, और उसकी वजह से ये रिकम्बिनेंट डीएनए आसानी से अंदर पहुंच जाता है। क्या हो जाता है? ये रिकम्बिनेंट डीएनए आसानी से अंदर पहुंच जाता है। अब जी आपने रिकम्बिनेंट डीएनए बना लिया, इसे बैक्टीरिया के अंदर तक पहुंचा लिया, लेकिन आप सोच में है कि पता नहीं वो मेरा रिकम्बिनेंट डीएनए जो बैक्टीरिया के अंदर तक पहुंच चुका है वो जिंदा होगा, मुर्दा होगा, कैसे होगा, बीमार होगा, ठीक होगा, कैसे होगा। तो ये मालूम करने के लिए कि हमारा डीएनए जिंदा है, मुर्दा है, कैसे नहीं है, तो इसके लिए आपके पास एक चीज का होना जरूरी है, और वो है किसी भी वेक्टर के अंदर, किसी भी वेक्टर, चाहे वो प्लाज्मिड हो या कोई और वेक्टर हो, जैसे और वेक्टर भी है, बैक्टीरियोफेज डीएनए भी वेक्टर हो सकता है, प्लाज्मिड भी हो सकता है। प्लाज्मिड किसे कहते हैं? जब बैक्टीरियोफेज डीएनए और प्लाज्मिड से मिलकर बने। यीस्ट, आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, प्लांट एंड एनिमल शटल्स भी हो सकते हैं, लेकिन कॉमनली प्लाज्मिड एज अ वेक्टर यूज होता है। तो ये पता लगाने के लिए कि जो बैक्टीरिया जिस बैक्टीरिया के अंदर हमने वो डीएनए इंसर्ट किया है, रिकम्बिनेंट डीएनए, पता नहीं ये डीएनए जिंदा है या मुर्दा है, तो इसके लिए आप ऐसे प्लाज्मिड का इंतखाब करेंगे, चूज करेंगे ऐसे प्लाज्मिड को जिसमें आप लोग के पास एक कुछ स्पेशल टाइप के जीन हो। उन जीन को कहते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। किसी भी प्लाज्मिड में अगर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन हो तो उसकी वजह से ये पता चल सकता है कि ये रिकम्बिनेंट डीएनए जो बैक्टीरिया के अंदर है ये जिंदा है या मुर्दा है, एक्टिव है या इनएक्टिव है। कैसे? यानी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन के जरिए। तो ये एक अलग टॉपिक है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन के जरिए हमें कैसे पता चलेगा। तो पहले मैं आपको वो बता देता हूं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन का क्या काम होता है। सपोज ये आप लोगों के पास एक बैक्टीरिया है। क्या है? एक बैक्टीरिया है, और इस बैक्टीरिया के अंदर एक प्लाज्मिड है, और उस प्लाज्मिड में सपोज एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन का मतलब ये है कि ये जीन किसी स्पेसिफिक एंटीबायोटिक के खिलाफ काम करेगा। मिसाल के तौर पर ये बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया पे आपने अप्लाई किया एक एंटीबायोटिक, सपोज उसका नाम है पेनिसिलिन। क्या है? पेनिसिलिन एंटीबायोटिक आपने इस बैक्टीरिया पे अप्लाई किया, और इस बैक्टीरिया के अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन किसके अंदर खिलाफ? पेनिसिलिन के खिलाफ इसके अंदर जीन है। अब जैसे ही पेनिसिलिन इस बैक्टीरिया के अंदर पहुंचेगा ये जीन फौरन ऑन हो जाएगा, और जीन जैसे ही ऑन हो जाता है मैसेंजर आरएनए बन जाता है। मैसेंजर आरएनए से बन जाएगा एक प्रोटीन, यानी एक एंजाइम बन जाएगा। उस एंजाइम को हम कहते हैं पेनिसिलिनेज एंजाइम। पेनिसिलिनेज एंजाइम
ये एंजाइम जितना पेनिसिलिन आएगा ये एंजाइम उस पेनिसिलिन को रास्ते में ही खत्म करता जाएगा और इस तरह पेनिसिलिन इस बैक्टीरिया पे कोई असर नहीं कर पाएगा। यही तो वजह है कि आजकल डॉक्टर कहते हैं ये फर्स्ट जनरेशन ऑफ एंटीबायोटिक है, सेकंड जनरेशन, ये थर्ड फोर्थ सिक्स सेवन तक पहुंच गए हैं, क्योंकि रोजाना बैक्टीरिया के अंदर रेजिस्टेंट के जीन बढ़ रहे हैं। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन का ये काम होता है कि जब आप कोई एंटीबायोटिक डाल देते हैं तो वो रेजिस्टेंट जीन क्या कर देते हैं, उस एंटीबायोटिक के खिलाफ एंजाइम पैदा करके उस एंटीबायोटिक को तोड़ देता है। बाकी समझ आ गई? अब सुने, अब आप इस टॉपिक को समझेंगे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन का किसी प्लाज्मिड में होना क्यों जरूरी है। तो उस क्यों के आंसर को जरा समझे, इसे जरा गौर से समझे। ये है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। अब असल टॉपिक हमारा जिसे हम डिस्कस करने जाते वो ये है, आपने क्या किया, आपने एक बैक्टीरिया, एक रिकम्बिनेंट डीएनए इंसर्ट किया, हाँ किसमें, एक बैक्टीरिया के अंदर, उसके अंदर आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट भी लगा दिया है, लेकिन आप इस इंतजार में है कि पता नहीं कि वो रिकम्बिनेंट डीएनए एक्टिव है या इनएक्टिव है। तो आपने ऐसा प्लाज्मिड लिया होगा जिसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होगा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। सपोज इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन किसी दूसरे एम्पेसिलिन के लिए है, एम्पेसिलिन भी आप लोग के पास एक एंटीबायोटिक है, सपोज एम्पेसिलिन के लिए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है। अब आप इस सोच में है कि पता नहीं वो रिकम्बिनेंट डीएनए एक्टिव है या इनएक्टिव, तो मैं आपसे कहूंगा कि आसान सी बात है, आप इस पे अप्लाई करें एम्पेसिलिन एंटीबायोटिक। ये पॉइंट बहुत टेक्निकल है, आप इस पे एम्पेसिलिन एंटीबायोटिक अप्लाई करें। एम्पेसिलिन, अगर इस एंटीबायोटिक ने इस बैक्टीरिया को मार दिया तो इसका मतलब आपका जो रिकम्बिनेंट, जो प्लाज्मिड, जो वेक्टर था वो इनएक्टिव था, इसलिए तो मर गया। अगर ये प्लाज्मिड एक्टिव होता तो उसके अंदर एंटीबायोटिक यानी एम्पेसिलिन के खिलाफ जीन है। अगर आपका प्लाज्मिड एक्टिव होता तो जैसे ही ये एंटीबायोटिक आ जाता आपका प्लाज्मिड इसके खिलाफ फौरन, एम्पेसिलिन एंटीबायोटिक है तो एम्पेसिलिनेज एंजाइम पैदा कर देता और वो एंजाइम क्या कर देता, आपके एम्पेसिलिन एंटीबायोटिक को खत्म कर देता। लेकिन जब आपका बैक्टीरिया मर गया है, ये इस बात की दलील है कि आपका जो प्लाज्मिड था वो इनएक्टिव था, इसी वजह से तो इस एंटीबायोटिक ने इस बैक्टीरिया को मार दिया। अब आप एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन का फायदा समझ गए इस टॉपिक में। अब दूसरा मेरा क्वेश्चन है, ये सबसे यूनिक क्वेश्चन है, दूसरा मेरा क्वेश्चन ये सबसे यूनिक, इसके लिए मैं थोड़ा सा इस रीजन को मिटा रहा हूं। दूसरा सबसे अजीब रीजन ये है कि आप लोगों के पास अगर सपोज ये, इस टॉपिक से तो आपको सिर्फ इतनी बात समझ आ गई कि आपके पास किसी भी वेक्टर में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन का होना जरूरी है, क्योंकि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन आपको यह बताएगा कि आपका वेक्टर एक्टिव है या इनएक्टिव है। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन आपको एक्टिव और इनएक्टिव वेक्टर के दरमियान डिफरेंशिएशन बताता है, इस वजह से इसे सेलेक्टेबल मार्कर भी कहते हैं, क्योंकि ये आपको बताता है कि आपका जीन जो है, आपका प्लाज्मिड वो एक्टिव है या इनएक्टिव है। दूसरा पॉइंट सुने, मिसाल के तौर पर ये आप लोगों के पास एक क्या है, एक प्लाज्मिड आपने ले लिया है, एक वेक्टर, उस वेक्टर के अंदर आपने, अच्छा जी वेक्टर ले लिया है, अभी आपने उस वेक्टर के अंदर कोई वो नहीं लगाया, रेजिस्टेंट जीन नहीं, वो जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं लगाया। इस वेक्टर के अंदर अभी आपने पढ़ लिया कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन का होना भी जरूरी है। दूसरा मेरा क्वेश्चन इटा का है, क्या यह पॉसिबल है कि एक ही वेक्टर के अंदर दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन हो? यस, ये पॉसिबल है। अभी आप पढ़ेंगे PBR 322, द मोस्ट आप लोग के पास इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा जिसे मकबूलियत हासिल है बायोटेक्नोलॉजी में, वो PBR 322, एक मॉडिफाइड वेक्टर जो साइंटिस्ट ने बनाया है, सबसे ज्यादा एफिशिएंट वेक्टर है। ठीक है, इसमें दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, एक टेट्रासाइक्लिन के खिलाफ, ये भी एंटीबायोटिक है, और एक है एम्पेसिलिन के खिलाफ। किसके खिलाफ? एम्पेसिलिन के खिलाफ और टेट्रासाइक्लिन के खिलाफ। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन है, ये मैंने एक वेक्टर ले लिया, अब मैं इस वेक्टर के अंदर सपोज ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है, क्या है? जीन ऑफ इंटरेस्ट। मैंने कहा इस वेक्टर से
कि जी हमारा ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये हम आप में इंसर्ट करना चाहते हैं, तो क्या आप हमें इजाज़त देंगे? उसने कहा मोस्ट वेलकम, हम आपको इजाज़त देंगे, लेकिन हमारे अंदर जीन इंसर्ट करने के लिए पहले आप रिस्ट्रिक्शन एंजाइम लेके आए ताकि वो कट लगाए, और कट लगाने के बाद आप जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड कर सकते हैं। बगैर कट लगाए तो आप ऐड नहीं कर सकते। तो हमने कहा ठीक है। अब हमने जब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को बुलाया, एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, आपको यह पता होना चाहिए कि हर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का डीएनए में एक से स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है जहां पर वो कट लगाता है, हर जगह पर कट नहीं लगाता। एवरी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हैव अ स्पेसिफिक सीक्वेंस वेयर इट कट द डीएनए। अब मेरा सवाल यह है कि क्या यह पॉसिबल है कि किसी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, कोई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जहां कट लगाता है उसको रिस्ट्रिक्शन साइट कहते हैं। डीएनए में कोई भी रीजन जहां पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट लगाता है उसे रिस्ट्रिक्शन साइट कहते हैं। क्या यह पॉसिबल है कि किसी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का रिस्ट्रिक्शन साइट वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन में हो, यानी कोई एंजाइम आकर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन में कट लगा दे और उसे खोल दे? क्या ये पॉसिबल है? पहला क्वेश्चन मेरा आप लोगों से ये है, पहले सोच के ये बताएं। तो इसका आंसर है कि यस, ये पॉसिबल है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन में, सपोज ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन था टेट्रासाइक्लिन के लिए, बिल्कुल ये पॉसिबल है कि इसके यहां पर किसी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए साइट हो और वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यहां पर कट लगा दे और कट लगाने के बाद उसमें हम जीन ऑफ इंटरेस्ट यहां पर लगा दे। बिल्कुल ये पॉसिबल है। इसकी दलील क्या है? इसकी दलील आप अपना बुक उठाए, इसमें आपको मिल जाएगा कि एम्पिसिलिन के जीन में 3 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए रिस्ट्रिक्शन साइट है। कौन से के लिए? PST1, PVU1 और SEC1। आपके बुक ने SEC1, ये एंजाइम के सिर्फ शॉर्ट फॉर्म बताए, इसका पूरा फॉर्म ये है कि ये जिस बैक्टीरिया से हासिल किए गए हैं। PST1 हासिल किया गया है प्रोविडेंशिया स्टर्टी बैक्टीरिया से, PVU1 प्रोटियस वल्गैरस से, और सेकेरोमाइसिस एक्रोमोजीन्स तो वहां से हासिल किया गया है। तो ये प्रूफ हो गया कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन में भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए साइट हो सकते हैं, उसके लिए रिस्ट्रिक्शन साइट हो सकते हैं। आप दूसरा सवाल उठाएंगे कि सर यहां पर जो टेट्रासाइक्लिन का जीन था क्या उसमें भी है? यस, आपके बुक ने लिखा है कि टेट्रासाइक्लिन के जीन में भी 2 एंजाइम के लिए, BAM-H1 आप लोग के पास और HindD3, इन 2 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए यहां पर भी रिस्ट्रिक्शन साइट मौजूद है। मैं ये सारा किस्सा मैंने किस लिए सुनाया? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का मतलब क्या है उस तरह, अब वो पॉइंट पहुंच चुका है। अब मेरा एक सवाल है, अगर सपोज मैंने एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम उठा लिया और उसने कट लगा लिया यहां पर इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन के सेंटर में, तो हाफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन एक तरफ रह जाएगा और हाफ दूसरा, दरमियान में इसने कट लगा लिया, और इस दरमियान खाली जगह में हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा लिया जो हम लगाना चाहते हैं। तो आपने क्या कर दिया? इसका तो जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन था हाफ एक तरफ रह गया और हाफ दूसरा तरफ रह गया। अब मैं कोई आसान सी मिसाल दे दूं, माफी चाहता हूं। आप मेरी बॉडी को काट कर मेरा सर एक तरफ रखते, मेरे पाँव दूसरे, तो मैं किसी काम का रह जाऊंगा? किसी काम का नहीं। तो इस तरह आपने किसी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को बिल्कुल हाफ कर दिया, एक तरफ और एक दूसरी तरफ। तो अब ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन किसी काम का न रहा, ये इनएक्टिव हो गया। क्या हो गया? ये इनएक्टिव हो गया। ये क्यों इनएक्टिव हुआ? ये किसकी वजह से इनएक्टिव हुआ? तो ये जीन ऑफ इंटरेस्ट की इंसर्शन की वजह से एक्टिव हुआ। तो जीन ऑफ इंटरेस्ट की इंसर्शन की वजह से अगर कोई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इनएक्टिव हो जाए तो इसे कहते हैं, इंसर्शन की वजह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन का इनएक्टिव होना, इसे कहते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। द इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन ड्यू टू द इंसर्शन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज कॉल्ड इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। तो आज आप समझ गए कि इंसर्शन इनएक्टिवेशन किसे कहते हैं? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन में जीन ऑफ इंटरेस्ट की लगाने की वजह से वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इनएक्टिव हो गया। अब सुने,
मैं अक्सर बच्चों से एक सवाल पूछता हूं कि बेटा किसी भी प्लाज्मिड में या किसी वेक्टर में एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन का होना जरूरी है या 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन का होना जरूरी है? तो वो बच्चे कहते हैं सर बस एक ही काफी है, एक ही काफी है। ठीक है, हम मोहब्बत में भी तौहीद के कायल है फराज, एक ही शख्स को महबूब बना रखा है सर, एक ही काफी है। तो मैं उससे कहता हूं कि नहीं बेटा, अभी आप बच्चे हैं। वो अगर सिर्फ एक होगा ठीक था, तो अगर सिर्फ एक जीन होगा, वो तो अगर सपोज आपने कट लगा लिया रिस्ट्रिक्शन इन जेड में और वो जीन इनएक्टिव हो गया, तो अब अगर आप लोग के पास दूसरा जीन है तो काम चलेगा, वरना तो ये वेक्टर आप लोग के पास बेकार हो गया। इस वजह से जो होशियार लोग, जो अक्लमंद होते हैं, उन्हें पता होता है कि 2 का होना ज़रूरी है। इंसान बूढ़ा हो जाए तो अगर एक मर जाए तो दूसरा तो साथ होता है ना, 2 का होना ज़रूरी है। एक दलाइल के साथ प्रूफ हो गया। ठीक है, माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए आप लोगों के पास ये पॉइंट्स में ये मजाक के तौर पर इसलिए बताऊँ कि वैसे तो बच्चे कोई टॉपिक याद नहीं करते, लेकिन जब ऐसे मजाक के से रिलेटेड कोई बात हो जाए तो वो इनको खूब याद होते हैं। ठीक है, तो अब बात समझे, एक जीन इनएक्टिव हो गया जीन ऑफ इंटरेस्ट के लगाने की वजह से, लेकिन दूसरा तो मौजूद है ना, तो शुक्र है अब भी ये वेक्टर काम कर सकता है। लेकिन अगर सिर्फ एक है, अगर सिर्फ एक जीन ऑफ इंटरेस्ट, सिर्फ एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है और वो भी जीन ऑफ इंटरेस्ट के लगाने की वजह से इनएक्टिव हो गया, तो ये प्लाज्मिड आपका तबाह हो गया, ये किसी काम का नहीं है। और जब प्लाज्मिड किसी काम का नहीं है तो आपने खूब वैसे इतनी मेहनत की और वो सारी मेहनत जाया हो गई। तो बेटा इस छोटे से वीडियो क्लिप में मैंने आपको ये बताया कि बायोलॉजी में ऐसे भी पॉइंट है कि 2 वर्ड को समझने के लिए आपको अभी भी मैंने इसे बहुत शॉर्ट बनाया, मैंने सारा पूरा किस्सा आपको नहीं सुनाया। 2 वर्ड को समझने के लिए इतने लंबे किस्से की ज़रूरत है। ये सिर्फ मैंने एक एग्जांपल दिया, आपके बायो में ऐसे हज़ारों पॉइंट है जिनको समझने के लिए एक लॉन्ग कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है, जो आपके बुक ने वो कॉन्सेप्ट नहीं बताया होता है, ना ही वो किसी टीचर ने इस तरह के यूट्यूब पे सही एक्सप्लेन किया हुआ होता है। क्योंकि आमतौर पे हमारे यहाँ यूट्यूब और सोशल मीडिया पे जितने भी लेक्चर होते हैं तो अक्सर वो हाई लेवल की बातें होती है। ईटा के लिए स्पेसिफिक लेक्चर बहुत कम है, तो इस वजह से आप यहाँ से समझेंगे। इसके बाद इंशाल्लाह एक वीडियो में मैं आपको इस जैसे एक दूसरा पॉइंट एवोल्यूशन में है, उस वीडियो से पहले आप उस पॉइंट को खूब देख ले, आपका क्लियर नहीं होगा, उस वीडियो में मैं क्लियर करूंगा। एवोल्यूशन में एक टॉपिक है एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन, उसमें एविडेंस फ्रॉम एम्ब्रियोलॉजी में एक जुमला है आप लोग के पास, ऑन्टोजेनी रिकेपिचुलेट फाइलोजेनी, ऑन्टोजेनी रिकेपिचुलेट फाइलोजेनी। आज तक मैंने किसी एफएससी के स्टूडेंट को नहीं देखा जो इस जुमले की हकीकत को जानता हो कि इस जुमले का मतलब क्या है। इंशाल्लाह दूसरे वीडियो में मैं इसके बारे में बताऊंगा कि ये इस तरह के और इस तरह के कुछ और मेन पॉइंट्स भी बताऊंगा, और कुछ इनहेरिटेंस चैप्टर के आप लोग के पास क्रॉसेस होते हैं सबसे मुश्किल, उनके ट्रिक्स बताऊंगा। थैंक यू सो मच।